हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी एडिटोरियल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ, दो क्लास यहाँ पर डेली होती हैं। पहली क्लास एडिटोरियल की क्लास होती है और दूसरी क्लास आपकी होती है स्पेशल वोकैब की क्लास। ठीक है जी, स्पेशल वोकैब की क्लास होती है। जो एडिटोरियल की क्लास है उसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 7 to 7:30 AM के आसपास, इसी बीच में आपको डेली ये क्लास मिल जाती है। इस क्लास के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम दोनों चीज़ें होती हैं और उसके साथ में मैं सेंटेंस वगैरह भी उसमें यूज़ करता हूँ। तो वो एक अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेते हैं तो एडिटोरियल आपको फिर अच्छे से समझ में आता है। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रांग होता है और आपको एक नया माइंडसेट मिलता है जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो एडिटोरियल है ना, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है, ये बहुत बड़े स्कॉलर के द्वारा लिखा हुआ होता है, जिसकी एक थॉट होती है। और जब आप इसको पढ़ते हो तो चीज़ों को आप अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी पढ़ाई में भी और आपकी रियल लाइफ में भी, इसका बहुत बड़ा रेलिवेंस है। उसके बाद हम देखते हैं पैसेज में एमसीक्यूज़, जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं 3-4 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के बनाता हूँ, जिससे आपको आंसर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, सेम यही सिचुएशन आप फेस करते हैं, तो आप अपने आप से आंसर आराम से ढूंढ पाते हैं। दैन लास्ट में कुछ आपको ग्रामर एमसीक्यूज़ भी मिल जाते हैं, तो ग्रामर में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ओवरऑल आपको ग्रामर और रीडिंग पार्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं वोकैब की क्लास। वहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, जैसे कि सिनोनियम, एंटोनियम, दो चीज़ें तो वहाँ से ये मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको ईडियम्स मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको वहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी मिल जाते हैं। और लास्ट में उस क्लास की खासियत ये है कि मैं कराता हूँ प्रैक्टिस, जिसके बाद तो सारा कुछ आपको क्लास में ही याद हो जाता है। तो दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हार्डली आपको 30 से 35 मिनट की क्लासेस हैं। अगर आप इसको 2x पर भी देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। तो 30 से 40 मिनट आपको हार्डली लगेंगे, लेकिन आपकी इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज है, वो दिन रात आराम से बढ़िया होती चली जाएगी। और फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी अगर आप इसको थोरोली इसको करते हैं चीज़ों को। तो दोनों क्लासेस को डेली लिया करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मेहनत लगती है यार, 3 घंटे लग जाते हैं इन क्लासेस को बनाने में, फ्रेम करने में सारी चीज़ें। तो इनको लिया करें। ठीक है जी। बाकी इन क्लासेस का फ़ायदा आप तब ले सकते हैं, देखो टेलीग्राम पर मैं लिंक अवेलेबल करा देता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करा करो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करा करो, खुद से पूरा एक बार एडिटोरियल को रीड करो और जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सबकी खुद से प्रैक्टिस करो। तो फिर आपको खुद से चीज़ें करनी आ जाएंगी। और उसमें जो वोकैब वाली होती है उसकी भी पीडीएफ मिल जाती है। तो वहाँ भी लगभग 20-25 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, तो आप डेली लगाओ। ये इस टाइप से हैं, आप ऐसे मान के चलो, वो जो पीडीएफ है ना, जब आप उसको पढ़ोगे, उसको सोल्व करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक एग्ज़ाम ही दे रहे हो। एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है ये पूरा, क्योंकि वोकैब में मिल जाते हैं 20-25 क्वेश्चंस और इसमें मिल जाते हैं 6-7 क्वेश्चन। तो आराम से आपका एक एग्ज़ाम पेपर आप सोल्व कर रहे हो एक। चलिए ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, और शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। इंपॉर्टेंट वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है एग्जाइल। ये होता है एक नाउन या फिर एक वर्ब भी होता है ये। इसका मतलब होता है निर्वासन, देश निकाला, है ना। देश निकाले को बोलते हैं एग्जाइल करना। द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू लिव अवे फ्रॉम वंस होम कंट्री। कोई व्यक्ति है, उसको देश से निकाल दिया, उसका जो होम कंट्री था वहाँ से निकाल दिया और कहीं दूसरी जगह पर रहने पर उसको मजबूर कर दिया गया है, उसी को बोलते हैं एग्जाइल करना। आफ्टर द गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन, सरकार जब ओवरथ्रोन कर देगी, जब सरकार को गिरा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, द फॉर्मर लीडर लिव्ड इन एग्जाइल इन अनदर कंट्री। जो फॉर्मर लीडर था वो उसने क्या करा, एग्जाइल करके वो दूसरे देश में उसको रहना पड़ा। बैनिशमेंट, डिपोर्टेशन और एक्सपल्जन, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक्सपल्जन को मार्क करो, काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा, एक तरफ तो आप निकाल रहे हो, है ना, उसको भगा रहे हो देश से, बैनिशमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिटर्न, वापिस आ रहा है, रीपैट्रिएशन हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है। तो तीन इसके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिटर्न, रिपैट्रिएशन और इंक्लूजन। रिपैट्रिएशन को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड होता है वर्ब का पास्ट टेंस है ये, वैंडलाइज का, वैंडलाइज्ड तोड़फोड़ करने को बोलते हैं। टू डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को आप डिलिबरेटली अपनी मर्जी से, है ना,
सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद जब आप चीज़ों को तोड़ देते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हो, उसी को बोलते हैं वैंडलाइज करना। द एंग्री मॉब वैंडलाइज्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। एंग्री मॉब, मॉब होती है भीड़, जो गुस्साए हुए लोगों की भीड़ थी। वैंडलाइज्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उसने वैंडलाइज कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान। डिफेस करना, डिस्ट्रॉय करना और डैमेज करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ों को तोड़ रहे हो आप, है ना, तोड़फोड़ मचा रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ रीस्टोर कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो उनको, प्रोटेक्ट, उनकी संरक्षण, उसकी रक्षा कर रहे हो। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रीस्टोर, रिपेयर और प्रोटेक्ट। रीस्टोर को मार्क कर लो इसमें। अगला वर्ड है स्टर्न। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कठोर या फिर सख्त। स्ट्रिक्ट एंड सीरियस इन एटीट्यूड और बिहेवियर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सीरियस है एटीट्यूड में और बिहेवियर में, कठोर या फिर सख्त उसको बोलते हैं। द जज गेव आ स्टर्न वार्निंग, जज ने क्या दिया है, एक स्टर्न वार्निंग दी है। जज कैसी वार्निंग देगा, स्टर्न मतलब कठोर, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग देगा। टू द क्रिमिनल बिफोर सेंटेंसिंग, क्रिमिनल को सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब ये नहीं है वाक्य नहीं होता, ये जो सेंटेंस है लीगल उसमें वर्ड में अगर बताएं तो इसका मतलब होता है सज़ा। तो जज ने क्रिमिनल को सज़ा देने से पहले क्या करा है, एक स्टर्न वार्निंग दी है, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। स्ट्रिक्ट होना, हार्श होना और सीवर होना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कठोर हैं चीज़ें, सख्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंट है, जेंटल, एकदम साधारण, माइल्ड, बहुत हल्का सा, ठीक है। तो जेंटल, लीनियंट और माइल्ड हो जाते हैं इसके तीन एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ऑथोरिटेरियन, एडजेक्टिव है और एक नाउन भी है ये। अधिनायकवादी या फिर तानाशाही को बोलते हैं ऑथोरिटेरियन। तानाशाही से आप समझ लीजिए, फेवरिंग स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम। देखो, कोई एक ऐसी सरकार का, गवर्नमेंट का फॉर्म है ये, वहाँ पर क्या होती है, तानाशाही होती है। ऑथोरिटेरियन मतलब एक अथॉरिटी होगी, वो पूरे उसको रूल करेगी, पूरी कंट्री को रूल करेगी, तो वही डिक्टेटरशिप टाइप से हो जाती है। द कंट्री वॉज रूल्ड बाई एन ऑथोरिटेरियन लीडर, कंट्री किसके द्वारा रूल करेगी, ऑथोरिटेरियन लीडर के द्वारा रूल करी गई। हु सप्रेस्ड ऑल अपोजिशन, और जिसने क्या कर दिया, सारे अपोजिशन को दबा दिया। डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक और अप्रेसिव, है ना, ऑप्रेसिव मतलब ऑपरेशन हो रहा है, दबाया जा रहा है उसको। तो तीन हो गए इसमें सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो भाई डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक है, लोगों की सरकार है, रूल बाय पीपल। लिबरल है, काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है, इतनी ज़्यादा सख्ताई नहीं है कि भाई तानाशाही चल रही है, कुछ भी मनमानी हो रही है एक व्यक्ति के द्वारा, तो लीनियंट है। अगला वर्ड है आउस्टर, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है पदयुक्त करना, निष्कासन बोलते हैं, एग्जाइल के टाइप से ये है। द एक्ट ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर। देखो, एग्जाइल में क्या था कि किसी को देश से ही निकाल दे रहे थे, लेकिन आउस्टर एक सिंपल वर्ड है, किसी को आप पावर से निकाल दे रहे हो, पावर से रिमूव कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आउस्टर कर रहे हो। द आउस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट लेड टू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। जो आउस्टर हुआ है ना प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट को पावर से निकाल दिया गया, लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट, और उससे क्या हो गया है, नेशन वाइड मतलब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो गए। नेशन वाइड दो वर्ड से बना, नेशन और वाइड मतलब नेशन, पूरे नेशन में, वाइड मतलब चौड़ा या फिर बड़ा, तो मतलब जो कि चीज़ पूरे नेशन में है तो वही है नेशन वाइड। तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एक्सपल्जन हो गया है, रिमूवल और ओवरथ्रो। तो आउस्टर का मतलब क्या है, एक्सपल्जन करना, रिमूवल निकाल देना, ओवरथ्रो कर देना। तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से आप एक्सपल्जन को मार्क करो, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो निकाल दिया उसको, निष्कासन हो गया, है ना, रिमूव कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हुआ है उसका अपॉइंटमेंट, उसको दोबारा से मतलब उसको अपॉइंट करा गया है। रिटेंशन मतलब उसको निकाला नहीं है, रिटेन कर लिया है। और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसी चीज़ का। तो तीन हो गए ये, अपॉइंटमेंट, रिटेंशन और एस्टेब्लिशमेंट। आगे स्क्रैप, ये होता है एक वर्ब, एक नाउन भी है ये, रद्द करना या फिर एक टुकड़े को बोलते हैं। नाउन के रूप में इसको टुकड़ा बोलेंगे और स्क्रैप के वर्ब के रूप में इसको बोलेंगे रद्द करना। टू डिस्कार्ड और कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, वही होता है स्क्रैप कर देना। अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, लेकिन एक छोटे से पीस को भी स्क्रैप ही बोलते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू, वर्ब के रूप में हम यूज देखते हैं, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैप द ओल्ड लॉ ड्यू टू पब्लिक अपोजिशन। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है, टू स्क्रैप मतलब कैंसिल करने का, रिपील करने का पुराने लॉ को,
ड्यू टू पब्लिक अपोजिशन, पब्लिक के विरोध के बाद। कैंसिल करना, अबेंडन करना और डिस्कार्ड करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। डिस्कार्ड को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, है ना, अबेंडन उनको छोड़ दिया जा रहा है, डिस्कार्ड करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, उनको दोबारा से लागू कर रहे हैं। रिटेन करना, कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम, उसको रिटेन कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करना, रिटेन करना और कंटिन्यू करना, तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। आगे अक्रेडिशन, सॉरी अक्रेडिटेशन। अक्रेडिटेशन क्या होता है? एक नाउन होता है, मान्यता या फिर प्रमाणन को बोलते हैं अक्रेडिटेशन। ऑफिशियल अप्रूवल और रिकॉग्निशन। देखो, किसी चीज़ को अगर ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है ना, या फिर रिकॉग्निशन मिलता है, उसको एक पहचान मिल जाती है ऑफिशियल, तो उसको बोलते हैं अक्रेडिटेशन। द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड, यूनिवर्सिटी ने क्या रिसीव करा है? अक्रेडिटेशन, मतलब मान्यता प्राप्त करी है फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड से। तो मान्यता का मतलब है कि उसको एक लीगल, मतलब वो क्या है कि वो अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये संस्था एक संस्था है, इसको मान्यता मिल जाएगी। तो अक्रेडिटेशन का मतलब वही होता है कि मान्यता देना। सर्टिफिकेशन हो जाना, ऑथोराइजेशन हो जाना और वैलिडेशन हो गया। तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप वैलिडेशन को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो मान्यता मिल गई है ना, एक्रेडिटेशन हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ डिसअप्रूवल है, मान्यता मिली ही नहीं गई, उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन है, इनवैलिडेशन है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिसअप्रूवल, रिजेक्शन और इनवैलिडेशन। अगला वर्ड है प्रिवेल। ये होता है एक वर्ब, प्रबल होना, जीतना। टू बी विक्टोरियस और टू प्रूव मोर पावरफुल। देखो, प्रबल होना मतलब मजबूत हो जाना, टू बी विक्टोरियस, विक्टोरियस मतलब जीत जाना, और टू प्रूव मोर पावरफुल, और ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो जाना। ट्रुथ एंड जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल इन द एंड। ट्रुथ और जस्टिस जो होते हैं, सच्चाई और न्याय जो होता है, वो हमेशा प्रिवेल करेंगे, मतलब जीत जाएंगे, विन करेंगे इन द एंड, लास्ट में। ट्रम्प वही जीत है, विक्ट्री को बोलते हैं। सक्सीड कितनी बार पढ़ा है? इसको मार्क ही कर लो, बहुत बार पढ़ा दिया यार ये वर्ड तो। ट्रम्प तो याद हो गया होगा। ट्रम्प है मतलब जीत है, विक्ट्री है। सक्सीड है और कॉन्कर कर लिया। आप जब किसी चीज़ को कॉन्कर करते हो तो आप जीत ही तो जाते हो। अगर आप अपने मन को कॉन्कर कर लोगे तो आप जीत ही तो जाओगे। तो कॉन्कर भी अच्छा वर्ड है, इसको भी मार्क करो। आगे देखो, एक तरफ तो भाई आप प्रबल हो, जीत रहे हो, विक्ट्री हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ फेल कर रहे हो, लूज कर रहे हो और सरेंडर कर दे रहे हो। आपने सरेंडर कर दिया तो मतलब क्या हो गया? आप हार गए। अगला है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना या फिर शीघ्र करना। तो स्पीड अप ए प्रोसेस, एक प्रोसेस को आप स्पीड अप कर दे रहे हो, और मेक समथिंग हैपन फास्टर, किसी चीज़ को आप जल्दी से कर रहे हो, तो उसका मतलब है एक्सपेडाइट, मतलब फास्ट करना, किसी चीज़ को स्पेस अप करना। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सपेडाइट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तेजी से करना चाहिए। द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस को टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ाना, हेस्टन करना और फास्ट ट्रैक कर देना चीज़ों को। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है चीज़ें तेज़ी से, एक्सपेडाइट करा जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिले है, काफ़ी ज़्यादा धीरे है, स्लो डाउन है, हिंडर है, बाधा आ रही है उसके अंदर। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिले, स्लो डाउन और हिंडर। अगला वर्ड है लेजिटिमेट। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वैध या फिर न्याय संगत कोई चीज़ है। कन्फॉर्मिंग टू लॉज, रूल्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, जो चीज़ लॉ रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग है या फिर स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करती है, मानकों पर खरी उतरती है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। द न्यू लीडर मस्ट बी इलेक्टेड। नया जो लीडर है उसको कैसे इलेक्ट किया जाना चाहिए? थ्रू आ लेजिटिमेट प्रोसेस, एक न्याय संगत, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको क्या करा जाना चाहिए? इलेक्ट करा जाना चाहिए। लीगल, लॉफुल और वैलिड, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो चीज़ें वैध हैं, लीगल हैं, लॉफुल हैं, तो दूसरी तरफ इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं और इनवैलिड हैं, तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। चलिए, हमारा जो वर्ड्स थे हमने पढ़ लिए। अब ये वर्ड्स हमको एडिटोरियल में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आप ध्यान से देखना और सारा एडिटोरियल आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। आज का एडिटोरियल एनालिसिस है पेरिलस पाथ। देखो, पेरिल से बना है ये वर्ड पेरिलस, और ये एडजेक्टिव हो जाता है। पाथ क्या है? एक नाउन है, और पेरिलस क्या हो गया? फिर एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पाथ कैसा है, पेरिलस है। पेरिल होता है खतरा, और पेरिलस कैसा हो गया? खतरनाक। तो एक खतरनाक रास्ता। ऑन बांग्लादेश एंड इट्स इंटरिम गवर्नमेंट,
और बांग्लादेश और इसकी इंटरिम गवर्नमेंट जो भी टेम्परेरी गवर्नमेंट है उसके बारे में ये आज का एडिटोरियल है। बांग्लादेश इज डिस्प्लेइंग एन इंटॉलरेंट स्ट्रीक अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, इस डिस्प्लेइंग, वहाँ बांग्लादेश में क्या डिस्प्ले हो रही हैं चीज़ें, इंटॉलरेंट स्ट्रीक अगेंस्ट माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो बहुत सारी चीज़ें इंटॉलरेंट हैं वो उसमें डिस्प्ले हो रही हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना वॉज ब्रॉट डाउन बाय अ स्टूडेंट लेड अपराइजिंग ऑन August 5, 2024, Bangladesh new rulers, a military-backed interim government led by Nobel laureate Muhammad Yunus, promised a new beginning after the government of Sheikh Hasina was brought down। देखो, शेख हसीना पहले यहाँ की लीडर हुआ करती थी, तो उनको क्या कर दिया गया, ब्रोट डाउन कर दिया गया, मतलब उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, सरकार को, लेड बाई ए स्टूडेंट अपराइजिंग, और एक स्टूडेंट ग्रुप ने, स्टूडेंट के एक प्रोटेस्ट ने उनको गिराया था सरकार को। कब गिराया था, 5 अगस्त 2024 को। बांग्लादेश न्यू रूलर, और अब जो बांग्लादेश के नए रूलर्स हैं, एक मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको मिलिट्री बैक करती, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट है जिसको मिलिट्री सपोर्ट है, लेड बाई नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस जो कि नोबल पुरस्कार के विजेता हैं, उनके द्वारा इसको चलाया जाता है। प्रोमिस्ड अ न्यू बिगनिंग, उन्होंने क्या प्रॉमिस करा था कि हम एक नई शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में। 6 months लेटर, लेकिन 6 महीने बाद, अब देखो अगस्त के बाद 6 महीने बीत गए, लेकिन 6 महीने बाद द कंट्री ऑफ 170 मिलियन इज फार फ्रॉम हैविंग अ स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर। लेकिन जो देश है बांग्लादेश, वो वहाँ पर 170 मिलियन की पॉपुलेशन है, मतलब 17 करोड़ लोग वहाँ पर पॉपुलेशन है, वो आज भी है, इज़ फार फ्रॉम हैविंग, वो आज भी एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेट अलोन अ न्यू डाउन, और अब एक नई डाउन की शुरुआत भी हो चुकी है वहाँ पर। द लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री वॉज ऑन फुल डिस्प्ले ऑन February 5 when a mob demolished the residence of Sheikh Mujibur Rahman, the first president in Dhanmondi, the trigger being reports of Miss Hasina। अच्छा देखो क्या हुआ था, जो लॉलेसनेस है ना, जो कानून का कोई राज ही नहीं बचा है वहाँ पर उस देश में, तो लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री वहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वॉज ऑन फुल डिस्प्ले, वो फुल डिस्प्ले पर थी 5 फरवरी को, जब वो इनका एग्जाइल हुआ था, जब शेख हसीना का। जब एक मॉब होती है, जो लोगों की भीड़ होती है, एक मॉब ने क्या कर दिया, डेमोलिश कर दिया शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे ना, उनके रेजिडेंस को, उनके घर को डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। इन धनमंडी जगह का नाम है। द ट्रिगर बीइंग रिपोर्ट्स ऑफ मिस हसीना, और ये जो ट्रिगर हुई ना चीज़ें, तो ये बताते हैं कि मिस हसीना की वजह से ये रिपोर्ट वो हुई थी, ट्रिगर उनकी रिपोर्ट्स की वजह से। हु इज़ इन एग्जाइल इन इंडिया, और जो कहाँ पर है, एग्जाइल में है, मतलब यहाँ से भागकर वो कहाँ पर रह रही है, इंडिया में रह रही है। प्लानिंग टू ब्रॉडकास्ट अ स्पीच ऑन February 5, और किस चीज़ की वजह से हुई है, कि जो मिस हसीना थी ना, वो एक ब्रॉडकास्ट स्पीच 5 फरवरी को देने वाली थी, उसकी वजह से उनकी रिपोर्ट सामने आ गई कि वो क्या स्पीच देने वाली हैं, और उस वजह से वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो गए थे स्टूडेंट वाले। प्रोटेस्टर्स सर्कुलेटेड देयर प्लान ऑनलाइन टू डिस्ट्रॉय द बंगाबंधु मेमोरियल म्यूजियम। प्रोटेस्टर्स ने क्या सर्कुलेट करा, अपने प्लान को ऑनलाइन सर्कुलेट करा। क्या प्लान था उनका, कि भाई डिस्ट्रॉय करेंगे बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम, एक म्यूजियम था उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ें, प्लान जो था उनका अपना, वो ऑनलाइन सर्कुलेट किया। यूजिंग एक्सकेवेटर्स एंड बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स खुदाई वगैरह की जो मशीनें होती हैं उनको लेकर, और बुलडोजर्स को लेकर। दे अनलीज्ड द अटैक ऑन द बिल्डिंग, और उन्होंने क्या करा, एक अटैक किया, किस चीज़ पर, बिल्डिंग पर, म्यूजियम वाली बिल्डिंग पर। इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, और वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस में भी उन्होंने अटैक किया उस म्यूजियम पर। वेयर द फादर ऑफ द नेशन वॉज असेसिनेटेड इन 1975, और बांग्लादेश में ना, जो वहाँ का फादर ऑफ द नेशन है उसको भी असेसिनेट करा जा चुका है 1975 में। द रेजिडेंसेज ऑफ मिस हसीना एंड अदर अवामी लीग लीडर्स, जो शेख हसीना है उनकी जो पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग। मिस शेख हसीना और जो दूसरे अवामी लीग के लीडर्स हैं वर ऑल्सो वेंडलाइज, उनको भी वेंडलाइज कर दिया गया, उनके साथ भी गड़बड़ी हुई है। द इंटरिम गवर्नमेंट, और उनके ना रेजिडेंस के साथ में वेंडलाइजेशन हुआ है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट प्रोमिस्ड, इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या प्रोमिस करा था, ईस्टर्न एक्शन लेंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एंड मिस्टर यूनिस कॉल्ड
कॉल्ड फॉर काम, और मिस्टर यूनिस ने क्या करा, शांति के लिए पूछा था कि भाई शांति फैलाए रखो, शांति बनाओ यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें देखो कितनी गंदी तरीके से हुई हैं। बट 3 days लेटर, 3 दिन बाद, अ सिक्योरिटी क्रैकडाउन टारगेटेड अवामी लीग मेंबर्स एंड सो ओवर 1000 अरेस्ट इन अ सिंगल डे। मिस्टर यूनिस ने कॉल करा था पीस के लिए, काम के लिए, बट 3 दिन बाद क्या हुआ था, एक सिक्योरिटी क्रैकडाउन था, एक काफ़ी कठोर एक्शन लिए गए थे। क्रैकडाउन का मतलब होता है एक्शन लेना। टारगेट करा गया था अवामी लीग मेंबर्स को, जो अवामी लीग के पार्टी के मेंबर्स थे उनको टारगेट करा गया, और लगभग 1000 अरेस्ट हुई थी केवल एक दिन में। एक दिन में 1000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, अवामी लीग के जो मेंबर्स थे उनको। द अटैक इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। जो अटैक है ना, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मिस्टर यूनुस एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैव अक्यूज मिस हसीना ऑफ रनिंग एन ऑथोरिटेरियन रिजीम। मिस्टर यूनुस जो अभी वहाँ पर बने हुए हैं, एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, और जो वहाँ के स्टूडेंट के जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने क्या एक्यूज़ किया था, क्या आरोप लगाया था कि जो मिस हसीना है ना, उन पर आरोप लगाया था कि वो एक ऑथोरिटेरियन रिजीम को रन कर रही हैं, मतलब एक डिक्टेटरशिप रन कर रही हैं। मिस्टर यूनुस हैज़ ऑल्सो प्रोमिस्ड टू बिल्ड अ नया बांग्लादेश विद रिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस। मिस्टर यूनुस ने क्या प्रॉमिस करा था राष्ट्रपति बनने के बाद, कि भाई एक नया बांग्लादेश बनाएंगे विद रिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी हम रिफॉर्म्स लाएंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, चीज़ों को जिम्मेदारी से करेंगे। बट 6 months आफ्टर मिस हसीनास आउस्टर, लेकिन मिस हसीना के 6 महीने के बाद भी, उनके जाने के 6 महीने के बाद भी, द इंटरिम गवर्नमेंट हैज़ मेड लिटिल प्रोग्रेस इन इट्स रिफॉर्म एजेंडा एंड हैज़ येट टू अनाउंस अ शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शंस। लेकिन मिस हसीना के 6 महीने के बाद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना वहाँ की, वो उसने बहुत लिटिल प्रोग्रेस, बहुत थोड़ी सी प्रोग्रेस करी है इन इट्स रिफॉर्म एजेंडा, अपने रिफॉर्म एजेंडा में, एंड हैज़ येट टू अनाउंस, और अभी भी उनको अनाउंस करना बाकी है, अ शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शंस। मतलब अभी तक वहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हो पाए हैं। इंटरिम गवर्नमेंट 6 महीने से लगातार चल रही है, और एक शेड्यूल भी वो ये नहीं दे पाए कि हम जनरल इलेक्शंस कब कराएंगे। और बात कर रहे थे ये कि भाई डिक्टेटरशिप चला रही है वो। अगर आपके देश में इलेक्शन तक नहीं हो रहे हैं तो डिक्टेटरशिप तो आप चला रहे हो अब। देयर हैव बीन रिपीटेड कंप्लेंट्स अबाउट मॉब वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ एज वेल एज अहमदिया मुस्लिम एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ ऑफ चित्तागोंग हिल ट्रैक्स। देखो, देयर हैव बीन रिपीटेड कंप्लेंट, बहुत लगातार वहाँ से कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि भाई मॉब वायलेंस हो रही है अगेंस्ट हिंदू एंड क्रिश्चियन। देखो, ये माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, हिंदूज एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, तो उनके ऊपर लगातार वायलेंस हो रही है, उनके साथ में मॉब वायलेंस होती है, एज वेल एज अहमदिया मुस्लिम। और देखो वहाँ पर ना मुस्लिम की एक कैटेगरी है अहमदिया मुस्लिम्स। ये बांग्लादेश में मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं वो उनसे थोड़े बहुत अलग हैं एथनिकली। तो एथनिकली जो अलग अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर भी ये वायलेंस हो रही है, उनके ऊपर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वहाँ के लोग। एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ ऑफ चित्तागोंग हिल ट्रैक्स, ये एक वहाँ पर एक माइनॉरिटी है चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में, तो उनके ऊपर भी वहाँ पर वायलेंस देखने को मिलती है। मोर देन 100 पीपल हैव बीन किल्ड सिंस August 5। 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अगस्त 5 के बाद। एंड एटलीस्ट 11,000 पीपल अरेस्टेड, और लगभग 11,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अमंग दोज अरेस्टेड आर 140 जनरल्स, और ये जो अरेस्ट हुए हैं 11,000 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, इनमें से 140 तो जर्नलिस्ट हैं हु फेस मर्डर चार्जेस ओवर दियर रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट्स दैट लेड टू मिस हसीनास आउस्टर। और ये जो 140 इन्होंने जर्नलिस्ट को कैद करा है ना, तो इनको भी इन्होंने लगाए हैं इन पर मर्डर चार्जेस ओवर दियर रिपोर्टिंग, इनकी रिपोर्टिंग पर उन्होंने मर्डर चार्ज लगा रखे हैं ऑफ द इवेंट्स दैट लेड टू मिस हसीनास आउस्टर। कह रहे हैं कि ये जो मिस हसीना है ना, ये जो इनका आउस्टर हुआ, ये जो चली गई इस देश से निकल कर, तो इसमें कह रहे हैं ये कि भैया फेस कर रहे हैं मर्डर चार्जेस। तो कितने बड़े चार्जेस इन जर्नलिस्ट के ऊपर लगाए हुए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्क्रैप्ड मोर देन 150 प्रेस एक्रेडिटेशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल इवेंट्स एंड ब्रीफिंग्स। गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है, कैंसिल कर दी हैं चीज़ें, मोर देन 150 प्रेस एक्रेडिटेशंस, मतलब लगभग 150 प्रेस बंद कर दी हैं, है ना। जो न्यूज़ की जो एजेंसीज थी 150, उनको बंद कर दिया गया है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल इवेंट्स एंड ब्रीफिंग,
जो ज़रूरी थी ऑफिशियल इवेंट्स के लिए और ब्रीफिंग्स के लिए। ब्रीफिंग्स मतलब जो कोई जानकारी वगैरह दी जाती है उसी को ब्रीफिंग्स बोलते हैं। द छत्रा लीग जो पार्टी है, द अवामी लीग्स स्टूडेंट विंग, अवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है वो है छात्र लीग, छत्रा नहीं है, छात्र लीग है क्योंकि स्टूडेंट का है, हैज़ बीन बैंड, और उसको कर दिया गया बैन। अ ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट रिलीज्ड इन जनवरी हैज़ warned that those who opposed the Awami League are now mirroring its intolerance for criticism। और जो ह्यूमन राइट्स है ना, उनकी वॉच रिपोर्ट आई है, रिलीज हुई है जनवरी में। उसने क्या कहा है, हैज़ वॉर्न, उसने वॉर्न करा है दैट दोज हु अपोज्ड द अवामी लीग, कि जिन्होंने अवामी लीग को अपोज किया था ना, जो दूसरी पार्टी जो ये थे, इसके मिस्टर यूनिस वाली जो पार्टी के लोग थे, आर नाउ मिररिंग इट्स इंटॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। और ये आज क्या कह रहे हैं कि अगर इनकी कोई क्रिटिसाइज करता है ना इनकी गवर्नमेंट को, आज जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो वो बता रहे हैं कि भैया इंटॉलरेंस है, वो उसको इंटॉलरेंस का नाम देते हैं ये। द यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड द स्टूडेंट लीडर्स, और स्टूडेंट लीडर्स जो हैं, आर स्टिल ब्लेमिंग मिस हसीना फॉर द लॉलेसनेस एंड वायलेंस। और ये आज भी ब्लेम कर रहे हैं मिस हसीना को फॉर द लॉलेसनेस एंड वायलेंस, ये जो हिंसा हुई है और ये जो कानून का जो राज खत्म हुआ है उसको ये ब्लेम कर रहे हैं मिस हसीना के ऊपर। दिस अमाउंट्स टू एन एब्सोल्यूट अबैंडनमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये कि इससे क्या साबित होता है कि भाई ये जो एक एब्सोल्यूट अबैंडनमेंट है, आप अकाउंटेबिलिटी को भूल गए हो, आपने छोड़ दी है। बांग्लादेश कैन नॉट प्रोग्रेस इनटू अ बेटर सिस्टम इफ द वायलेंस एंड लॉलेसनेस कंटिन्यू। बांग्लादेश प्रोग्रेस नहीं कर सकता इनटू अ बेटर सिस्टम, एक बेटर सिस्टम बांग्लादेश नहीं बनता अगर वायलेंस और लॉलेसनेस लगातार जारी रहती हैं तो। एज अ रूलर के रूप में मिस्टर यूनुस हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स। जो मिस्टर यूनिस है ना, एक रूलर के रूप में उनको क्या वो करना चाहिए, उनको क्या इंश्योर करना चाहिए, उनकी ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स, कि लॉ एंड ऑर्डर की जीत हो, लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पर मेंटेन रहे। ही शुड ऑल्सो एक्सपेडाइट द रिफॉर्म प्रोसेस, और उसको क्या करना चाहिए, एक्सपेडाइट करना चाहिए, मतलब फास्ट कर देना चाहिए रिफॉर्म प्रोसेस को, और अनाउंस करना चाहिए इलेक्शंस सो दैट बांग्लादेश कैन हैव एन इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एट द अर्लीस्ट। उनको क्या करना चाहिए, चीज़ों को फास्ट कर देना चाहिए रिफॉर्म प्रोसेस को, और अनाउंस करने चाहिए इलेक्शंस, जिससे कि बांग्लादेश कैन हैव एन इलेक्टेड, जिससे बांग्लादेश को एक इलेक्टेड, एक लेजिटिमेट मतलब एक वैलिड गवर्नमेंट मिल जाए जल्दी से जल्दी, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा एडिटोरियल। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं बिना देरी किए एमसीक्यूज। व्हाट ट्रिगर्ड द मॉब अटैक ऑन शेख मुजीबुर रहमान्स रेजिडेंस ऑन February 5। बताओ जी, इसमें से किस चीज़ ने मुजीबुर रहमान के रेजिडेंस पर मॉब अटैक को ट्रिगर किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई थी, देखो कोई जिक्र नहीं आया। हमें जितने भी आंसर देने हैं वो एडिटोरियल में हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देने हैं, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल ओनली। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज का कोई जिक्र नहीं आया। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हाँ ये हुआ था, लेकिन जो ट्रिगर किस चीज़ ने करी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किसने ट्रिगर करा वो बताना है ना हमको, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। रिपोर्ट्स ऑफ शेख हसीनास प्लान्ड स्पीच, यही था ना कि रिपोर्ट सामने आई थी जो शेख हसीना प्लान्ड स्पीच करने वाली थी, उसी ने चीज़ों को ट्रिगर किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आया था ये देखो, द ट्रिगर बीइंग रिपोर्ट्स ऑफ मिस हसीना की रिपोर्ट हु इज़ इन एग्जाइल ऑफ इंडिया प्लानिंग टू बी ब्रॉडकास्ट स्पीच थी, है ना, रिपोर्ट्स ऑफ मिस हसीना जो कि स्पीच बनने वाली थी ऑन February 5। तो ये ब्रॉडकास्ट होती इनकी स्पीच, तो उसी ने चीज़ों को ट्रिगर कर दिया था। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट्स ऑफ शेख हसीनास प्लान्ड स्पीच। आगे, व्हाट हैज़ द इंटरिम गवर्नमेंट फेल टू डू इन 6 months। 6 महीने में शेख हसीना के रिमूवल के 6 महीने बाद भी इंटरिम गवर्नमेंट जो है मिस्टर यूनिस की, वो किस चीज़ में फेल हुई है, क्या करने में फेल हुई है। मेंटेन स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप, नहीं कोई जिक्र नहीं है। इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया, फेल तो हुई है लेकिन अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल बताना है हमको, हमारे साथ तो कोई रिश्ते ही नहीं रह गए ना इनके आज की तारीख में। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं कर पाए। देखो सारी चीज़ें ये दोनों सही हो जाएंगे, अगर हम जनरल व्यू में सोचेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें करना है एडिटोरियल के अकॉर्डिंग, तो दोनों गलत हो जाएंगे। मेक प्रोग्रेस इन रिफॉर्म्स एंड अनाउंस इलेक्शंस, यही बात आई थी कि ये फेल हो गए किस चीज़ में, ना तो रिफॉर्म्स ला पाए हैं और ना अनाउंस कर पाए हैं इलेक्शंस को, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट शुड मोहम्मद यूनुस प्रायोरिटाइज टू स्टेबलाइज बांग्लादेश? बांग्लादेश को स्टेबलाइज करने के लिए मोहम्मद यूनुस को क्या प्रायोरिटी लेनी चाहिए? स्ट्रेंथनिंग टाइज विद मिलिट्री एलाइज, मिलिट्री का कोई जिक्र नहीं आया कि भाई मिलिट्री की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। ब्लेम करना चाहिए उनको शेख हसीना को ऑनगोइंग अनरेस्ट के लिए, नहीं वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। सप्रेस कर देना चाहिए सारी पॉलिटिकल अपोजिशन को, वो भी नहीं है, वैसे तो कर ही दिया है इन लोगों ने। देखो मोहम्मद यूनुस को भी क्या प्रायोरिटी लेनी चाहिए बांग्लादेश की स्टेबलाइजेशन के लिए कि वो रिस्टोर करें लॉ एंड ऑर्डर को और अनाउंस करें इलेक्शंस को। यही उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले इस काम को करें, इलेक्शंस करवाएं, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस। इसमें से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। द लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री वॉज ऑन फुल डिस्प्ले ऑन February 5। 5 फरवरी को जो लॉलेसनेस थी अक्रॉस द कंट्री वॉज ऑन फुल डिस्प्ले, बिल्कुल साफ डिस्प्ले हो रही थी। सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट ज़्यादातर रहता है स्टार्टिंग में। तो द लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री, वाज यहाँ से वर्ब शुरू हो गई तो ये हो गई वर्ब और इससे पहले वाला हो गया है सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट में भी क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है ना उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, लॉलेसनेस मतलब कानून का की जो कमी होती है उसको बोलते हैं लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री। अब देखो लॉलेसनेस को एक्सप्लेन करा है इसने अक्रॉस द कंट्री ने, लेकिन जो एक मेन वर्ड इसमें सामने आ रहा है वो आ रहा है लॉलेसनेस, कानून की कमी। वॉज ऑन फुल डिस्प्ले, अगर हम अक्रॉस द कंट्री हटा देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। द लॉलेसनेस वॉज ऑन फुल डिस्प्ले, तो वही हो गया इसका सब्जेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉलेसनेस क्या है ये, और द इसके साथ में आर्टिकल लगा है तो केवल लॉलेसनेस इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए, मोहम्मद यूनुस सेड, मोहम्मद यूनुस ने कहा था वी विल इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, तो उनके ये वर्ड्स हैं एज इट इज़, तो डायरेक्ट में है ये, हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो मोहम्मद यूनुस सेड दैट, ठीक है, सेड दैट यहाँ भी ठीक है, चारों जगह यहाँ तक तो ठीक है बात। अब आते हैं वी विल, अब वी को बदलेंगे हम दे में, तो दे है ठीक है, वी काट दो, ही काट दो, दो कट गए। अब दे में बदलेंगे, अच्छा जो विल और शैल होते हैं, विल और शैल, तो इनको किस में बदल देते हैं, विल को तो बदल देते हैं वुड में और शैल को बदल देते हैं शुड में। तो देखो विल आ गया यहाँ पर, इसको भी काट दो, वुड एक ही बचा, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस सेड दैट दे वुड इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है लॉलेसनेस का, तो द लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री वॉज ऑन फुल डिस्प्ले। लॉलेसनेस देखो सब्जेक्ट तो था ही, लेकिन अब हमें बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच की, भैया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ज़्यादातर पार्ट ऑफ स्पीच जो सब्जेक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन वगैरह होते हैं। तो अब ये लॉलेसनेस क्या है, लॉ की कमी, एक चीज़ है ना, नाउन क्या होता है, अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये थिंग है, एक चीज़ है, और चीज़ में क्या आती है, कोई चीज़ मतलब एक कोई वस्तु भी हो सकती है या फिर कोई एक विचार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चीज़ में। तो लॉलेसनेस क्या है, एक चीज़ है कि वहाँ पर लॉ नहीं है, वही है, तो इसमें लॉलेसनेस हो गया क्या, एक नाउन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वॉइस में बदलना है, ठीक है। द प्रोटेस्टर्स डिस्ट्रॉयड द बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम, इसको बनाना है हमको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के मैंने बताया था, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो पहले। तो द बांगबंधु मेमोरियल म्यूजियम यहाँ पर है, यहाँ भी है, इसको काटो, इसमें है नहीं, बांगबंधु में, हाँ ये ठीक है। अब चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब हमको डिस्ट्रॉयड मिलता है देखने के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, मतलब पता चल गया कि ये किस में है, सिंपल पास्ट में है, ठीक है, सिंपल पास्ट में टेंस है। सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे बनाते हैं। अब इसमें देखो वॉज कहाँ पर है, ये तो इज है, काटो इसको, ये हैज़ है, काटो इसको, मिल गया वॉज और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। पढ़ो इसको दोबारा से, द बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोटेस्टर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये MCQs कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब आपसे हम मिलते हैं वोकैब, स्पेशल वोकैब की क्लास में 10 बजे, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।